नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज 30 जून 2025 है। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है, जहां हम आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये चर्चा यूपीएससी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि हम जीएस पेपर 1, 2 और 3 के अहम मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। जी। इसमें नए कानूनों की समीक्षा है, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका, अर्थव्यवस्था की नब्ज और पर्यावरण की चुनौतियां, सब कुछ शामिल है। और ये सारी जानकारी हमने विश्वसनीय सोर्सेज जैसे पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस से जुटाई है। हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको घटनाओं से अवगत कराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए जरूरी एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट और हाँ, वैल्यूएबल पॉइंट्स प्रदान करना है। हम हर विषय के हर पहलू को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जीएस पेपर 2 से पॉलिटी, राजव्यवस्था, गवर्नेंस, शासन, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जी। सबसे पहले पॉलिटी और गवर्नेंस। देखिए, 1 साल पूरा हो गया है जब भारत ने अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। हाँ, वो इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए कानून लाए गए थे। बिल्कुल। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए नाम। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। हाँ। सरकार का कहना था कि ये कदम डीकोलोनाइज करने के लिए है, मतलब औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने के लिए, और सजा दंड के बजाय न्याय पर फोकस करने के लिए है। दावा तो यही था। तो 1 साल में हुआ क्या है? जमीन पर क्या बदला है? देखिए, कुछ अच्छी बातें तो हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है। जैसे जांच अधिकारियों के लिए, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए एक ई साक्ष्य ऐप है। ई साक्ष्य ये क्या करता है? इससे डिजिटल एविडेंस को रियल टाइम में कलेक्ट किया जा सकता है। बीएनएसएस जो नया सीआरपीसी है एक तरह से, उसमें सर्च, सीजर और यहां तक कि गवाहों के बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। अच्छा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हाँ, अनिवार्य। मैंडेटरी। इसका मकसद है पारदर्शिता बढ़ाना और गवाहों पर दबाव कम करना। आईओएस को तो क्राइम सीन पर सेल्फी लेना भी जरूरी कर दिया है अकाउंटेबिलिटी के लिए। सेल्फी क्राइम सीन पर? हाँ। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर शायद इसके पीछे सोच अकाउंटेबिलिटी की ही है। फिर एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच अपनाने की भी कोशिश दिखती है। जैसे रेप केसेस में मेडिकल रिपोर्ट के लिए 7 दिन की डेडलाइन तय की गई है। 7 दिन? पहले कितना समय लगता था? पहले कोई ऐसी तय सीमा नहीं थी, काफी खिंच जाता था मामला। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की सुविधा भी है और 0 एफआईआर, जो पहले भी होता था, पर अब उसे बाकायदा कानूनी मान्यता दे दी गई है। तो ये तो सकारात्मक बदलाव लग रहे हैं। टेक्नोलॉजी, विक्टिम फोकस। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये सब आसानी से लागू हो पा रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर असली चुनौती है। सबसे बड़ी दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मतलब ढांचागत सुविधाओं का अभाव। जैसे कि कई राज्यों की पुलिस के पास ये जो मैंडेटरी रिकॉर्डिंग करनी है, उसके लिए सरकारी टैबलेट या फोन है ही नहीं है। वो बेचारे अपने पर्सनल डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने फोन से? हाँ। अब आप सोचिए, इससे डेटा प्राइवेसी का कितना बड़ा इशू खड़ा होता है। एविडेंस की सिक्योरिटी का सवाल है, टैंपरिंग का खतरा है, डिजिटल चेन भी टूटा हुआ है। डिजिटल चेन मतलब एविडेंस ई साक्ष्य ऐप से नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर तो चला जाता है, पर अदालतें वो अभी तक पूरी तरह से इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस से जुड़ी नहीं है। तो फिर एविडेंस कोर्ट तक कैसे पहुंचता है? आज भी पेन ड्राइव जैसे असुरक्षित माध्यमों से ट्रांसफर हो रहा है। पेन ड्राइव, सोचिए। ओह माय गॉड, तो ये तो पूरे डिजिटल वर्कफ्लो के लक्ष्य को ही एक तरह से विफल कर देता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ प्रक्रियात्मक दिक्कत नहीं है, इससे गंभीर कानूनी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। एविडेंस की एडमिसिबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का पैराडॉक्स है। कानून कहता है डिजिटल रिकॉर्डिंग करो, पर साधन नहीं है। और वो जो सिविल लिबर्टीज, मतलब नागरिक स्वतंत्रता वाला पहलू था, क्या ये कानून वाकई डीकोलोनाइज करते हैं जैसा दावा था? यहीं पर बहस तेज हो जाती है और काफी गंभीर सवाल उठते हैं। आलोचक कहते हैं कि ये कानून कॉलोनियल सोच को हटाने के बजाय उसे बरकरार रखते हैं, बल्कि कुछ मामलों में तो राज्य की शक्ति को और बढ़ाते हैं।
कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे BNSS पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाता है। पहले क्या था, गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 15 दिन की पुलिस हिरासत मिल सकती थी एक बार में। अब अपराध की गंभीरता के आधार पर पूरी जांच अवधि के दौरान, मतलब 60 या 90 दिनों तक, टुकड़ों में पुलिस हिरासत मांगी जा सकती है। टुकड़ों में 60 या 90 दिन तक? हाँ, आलोचकों का कहना है कि इससे हिरासत में टॉर्चर का खतरा बढ़ने की आशंका है। लंबी अवधि तक पुलिस के पास रखने का विकल्प, ये तो चिंता की बात है। और सेडिशन लॉ, उसका क्या हुआ? हाँ, वो विवादास्पद सेडिशन कानून, मतलब राजद्रोह, जो आईपीसी का सेक्शन 124A था, उसे हटा दिया गया। ये काफी सुर्खियों में था। हाँ, ये तो अच्छी खबर मानी गई थी। लेकिन उसकी जगह बीएनएस में एक नया सेक्शन 150 लाया गया है। इसका शीर्षक है एक्ट्स इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। सुनने में तो ठीक लगता है, पर आलोचक कहते हैं कि इसकी भाषा बहुत अस्पष्ट है, वेग है, और इसका दुरुपयोग असहमति, मतलब डिसेंट को दबाने के लिए हो सकता है। और सजा भी ज्यादा है, सेक्शन 150 इसे याद रखना चाहिए। सेक्शन 150 बीएनएस का। और एक दिलचस्प बात, नाम तो बदल दिए गए, हिंदी में कर दिए गए, संहिता, अधिनियम वगैरह, पर कहा जा रहा है कि लगभग 80% जो टेक्स्ट है वो पुराने कानूनों से ही जस का तस ले लिया गया है। 80%, तो फिर बदलाव कहाँ है? और तो और 100 से ज्यादा मौजूदा अपराधों के लिए नई सजाएं तय की गई हैं या फिर सजाएं बढ़ा दी गई हैं। इससे फिर वही सवाल उठता है कि फोकस असल में न्याय पर है या फिर ज्यादा सख्त दंड पर। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अगर हम मुख्य बदलावों को एक टेबल के रूप में देखें संक्षेप में, सेडिशन, जो पहले सेक्शन 124A आईपीसी था, अब सेक्शन 150 बीएनएस है, जिसकी व्याख्या पर सवाल है। हाँ, पुलिस कस्टडी पहले 15 दिन तक सीमित थी, अब अपराध के आधार पर 60 या 90 दिनों तक टुकड़ों में मिल सकती है। करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पहले एडमिसिबल था, पर अब मैंडेटरी रिकॉर्डिंग और ई साक्ष्य जैसी चीजें आ गई हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। बिल्कुल। टेररिज्म पहले विशेष कानूनों जैसे यूएपीए में था, अब बीएनएस में भी इसे परिभाषित किया गया है। जी हाँ। और एक नई चीज, कम्युनिटी सर्विस, ये छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर आई है, जो पहले नहीं थी। हाँ, ये एक नया एलिमेंट है। तो कुल मिलाकर डीकॉलोनाइजेशन का नैरेटिव भी सवालों के घेरे में है। क्या ये कानून वाकई नागरिकों को सशक्त कर रहे हैं या राज्य की शक्ति बढ़ा रहे हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर लगातार बहस चलेगी। ये तो हुई नए आपराधिक कानूनों की बात। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की तरफ। ECI ने कुछ राजनीतिक पार्टियों पर कार्रवाई शुरू की है। हाँ, ये भी काफी महत्वपूर्ण खबर है गवर्नेंस के लिहाज से। ECI ने सैकड़ों ऐसी राजनीतिक पार्टियों पर कार्रवाई शुरू की है जो सिर्फ कागजों पर मौजूद लगती हैं, मतलब इनएक्टिव है। कितनी पार्टियों पर? 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज URPPs को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 345 URPPs, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ये कौन सी पार्टियां होती हैं? देखिए, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज 3 तरह की होती हैं: नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। URPPs वो हैं जो ECI के पास रजिस्टर तो हैं, पर उन्हें न तो नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है न स्टेट पार्टी का, क्योंकि वो चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई या नहीं है। अच्छा, तो इन्हें डीलिस्ट क्यों किया जा रहा है? इसके मुख्य कारण हैं। पहला, इनमें से कई ने पिछले 6 सालों में, मतलब 2019 से अब तक, कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। दूसरा, जब ECI ने जांच की तो ये पार्टियां अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के पते पर मिली ही नहीं। गायब मतलब ऑफिस था ही नहीं, या तो था नहीं, या बंद हो गया था, या पता गलत था। तीसरा, इन्होंने जरूरी कंप्लायंस पूरी नहीं की थी, जैसे एनुअल ऑडिट अकाउंट्स जमा करना, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स देना, इलेक्शन एक्सपेंडिचर का ब्यौरा देना। ये सब कानूनी जरूरतें हैं। तो मतलब ये पार्टियां सिर्फ नाम की थीं। ऐसा ही लगता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी न्यूआंस है जो प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है। ECI पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर तो कर सकता है, हाँ, पर उन्हें डी रजिस्टर करने की, मतलब पंजीकरण रद्द करने की स्पष्ट शक्ति ECI के पास नहीं है। ये एक अजीब सी स्थिति है।
डी रजिस्टर नहीं कर सकता, तो फिर ये डी लिस्ट करना क्या है? हाँ, यही वो तरीका है जो ईसीआई अपना रहा है। डी रजिस्टर नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी सूची से हटा रहे हैं, डी लिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो डी लिस्ट होने का मतलब क्या होगा इन पार्टियों के लिए? इसका मतलब होगा कि वह ईसीआई की सक्रिय सूची से हट जाएंगी और उन्हें जो फायदे मिलते थे, जैसे चुनाव चिन्ह मिलना, हालांकि कॉमन पूल से मिलता था, और सबसे महत्वपूर्ण चंदे पर 100% टैक्स एग्जेम्पशन, वो खत्म हो जाएगा। टैक्स एग्जम्पशन खत्म, ये तो बड़ी बात है। हाँ, यही असली मकसद लगता है। अगर उन्हें दोबारा सक्रिय होना है तो पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर से करनी होगी। तो इस पूरी कार्रवाई का बड़ा उद्देश्य क्या है? असल में ये पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में एक बड़े लूपहोल को बंद करने की कोशिश है। आशंका ये है कि ये निष्क्रिय पार्टियां जिन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया तो नहीं बन रही थीं, मतलब काले धन को सफेद करने का। अच्छा, ये एंगल है। मतलब पार्टी बना ली, चंदा लिया, टैक्स बचाया और शायद पैसे इधर-उधर कर दिए। एग्जैक्टली। इसी संभावना को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। इंटरेस्टिंगली, इस पर बड़ी पार्टियों की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। शायद वो भी इसे एक तरह की सफाई के तौर पर देख रही हैं। ये तो चुनावी सुधार की दिशा में एक कदम लगता है। चलिए, अब न्यायपालिका की ओर रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। जी हाँ, कुछ की जजमेंट्स हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका दायर की गई थी आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, फंडामेंटल राइट्स के हनन पर। याचिका में मांग की गई थी कि महाबोधि टेम्पल जो बोधगया में है, उसका प्रबंधन बुद्धिस्ट को सौंप दिया जाए। महाबोधि टेम्पल, ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अभी इसका प्रबंधन बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत बनी एक समिति करती है, जिसमें हिंदू और बौद्ध दोनों सदस्य होते हैं। याचिकाकर्ता चाहते थे कि ये पूरी तरह बुद्धिस्ट के हाथ में हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। खारिज। और याचिकाकर्ता को कहा कि आप पहले पटना हाई कोर्ट जाइए। अच्छा, हाई कोर्ट जाने को कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका को लेकर बहुत स्पष्ट है। आर्टिकल 32 एक असाधारण उपाय है और सामान्य मामलों में पहले हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जाना चाहिए। एससी अपनी हायरार्की को बनाए रखना चाहता है। और दिल्ली हाई कोर्ट से क्या खबर है? दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है टैक्स मामलों से जुड़ा हुआ। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई असेसी मतलब करदाता जानबूझकर शो कॉज नोटिस एससीएन को अनदेखा करता है या सुनवाई में शामिल नहीं होता, तो वो बाद में ये दावा नहीं कर सकता कि उसके साथ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है। नेचुरल जस्टिस मतलब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, जैसे सुनवाई का मौका मिलना। हाँ, वही। कोर्ट का कहना है कि अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपको सुनवाई का मौका दिया गया और आपने उसे नजरअंदाज किया, तो फिर आप बाद में शिकायत नहीं कर सकते। नागरिकों की भी प्रक्रिया में भागीदारी की जिम्मेदारी है। ये भी अहम पॉइंट है। और सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है ललित मोदी वाला। हाँ, पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने एक याचिका दायर की थी। मामला था फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से जुड़ा, जिसमें उन पर पेनल्टी लगी थी। वो चाहते थे कि बीसीसीआई मतलब क्रिकेट बोर्ड उन्हें इस पेनल्टी के लिए इंडेमनीफाई करे, यानी हर्जाना भरे। करीब 10.65 करोड़ का मामला था। तो एससी ने क्या कहा? क्या बीसीसीआई को हर्जाना देना पड़ेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। एससी ने माना कि इस मामले में बीसीसीआई आर्टिकल 12 के तहत स्टेट राज्य की परिभाषा में नहीं आता। आर्टिकल 12 जिसमें स्टेट की परिभाषा दी गई है, जिसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स लागू होते हैं। बिल्कुल। एससी ने अपने पुराने जी टेलीफिल्म्स के केस के फैसले को दोहराया, जिसमें कहा गया था कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। इसलिए ललित मोदी बीसीसीआई के खिलाफ फंडामेंटल राइट्स का दावा नहीं कर सकते इस मामले में। अच्छा, तो ये तीनों फैसले काफी महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ एससी अपनी भूमिका और हिरार्की पर जोर दे रहा है, दूसरी तरफ नागरिकों की जिम्मेदारी पर, और तीसरी तरफ आर्टिकल 12 की व्याख्या पर। हाँ, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जून 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले 33 जज हैं और लंबित मामले 81,728 81,728 केसेस पेंडिंग। बाप रे, ये आंकड़ा तो डराने वाला है। चलिए अब थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर है। जी हाँ, प्रधानमंत्री घाना और ट्रिनिडाड टोबैगो की यात्रा पर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA इसे भारत के ग्लोबल साउथ आउटरीच का एक अहम हिस्सा बता रहा है। ग्लोबल साउथ
मतलब विकासशील और अल्पविकसित देश। मोटे तौर पे हाँ। घाना की बात करें तो पिछले 3 दशकों में यानी 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। बायलैटरल विजिट। 30 साल में पहली? ये तो काफी लंबा अंतराल है। एजेंडा क्या है वहाँ? एजेंडा काफी व्यापक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। घाना अभी IMF प्रोग्राम में है तो भारत उसे सहयोग दे सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $3 बिलियन का है। फिर डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, कृषि, वैक्सीन हब बनाने में मदद, रक्षा सहयोग और भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे UPI स्टैक, उसे घाना में लागू करने पर भी बात हो सकती है। UPI स्टैक घाना में? हाँ, ये भारत की एक बड़ी सॉफ्ट पावर है। और हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स पर भी सहयोग एजेंडा में है। घाना में खनिज संसाधन है। और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ क्या फोकस है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के साथ भारत के ऐतिहासिक और डायस्पोरा संबंध बहुत गहरे हैं। वहाँ भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है। इस साल भारतीय आगमन के 180 साल पूरे हो रहे हैं वहाँ। 180 years। तो यहाँ फार्मा, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, DPI, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर है। तो ये यात्राएं सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, मतलब सिर्फ हाथ मिलाना और फोटो खिंचवाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की बदली हुई विदेश नीति का एक ठोस उदाहरण है। भारत अब एक प्रोएक्टिव लीडिंग पावर स्ट्रेटजी अपना रहा है। एक तरफ भारत अपना डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल पेश कर रहा है जिसमें वैक्सीन्स देना, DPI में मदद करना, ITEC प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग देना शामिल है। ये मॉडल उन दूसरे देशों के डेट ट्रैप मॉडल का एक विकल्प है जो कर्ज के जाल में फंसा देते हैं। अच्छा, मतलब चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे मॉडल्स का विकल्प आप कह सकते हैं। भारत का मॉडल ज्यादा टिकाऊ और साझेदारी पर आधारित है। दूसरी तरफ भारत अपने रणनीतिक हेतु भी साध रहा है, जैसे अफ्रीका से क्रिटिकल मिनरल्स हासिल करना जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। तो ये डेवलपमेंटल पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक प्रैग्मैटिज्म का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। विकास भी और अपने हित भी। अब पड़ोस की बात करते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत आर्मी चीफ की भूटान यात्रा हुई है। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दिन की भूटान यात्रा पर हैं। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्या खास है इसमें? इसका संदर्भ देखिए। ये यात्रा डोकलाम पठार के पास चीन द्वारा लगातार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की पृष्ठभूमि में हो रही है। डोकलाम याद है ना, 2017 का स्टैंड ऑफ? हाँ बिल्कुल, इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन पर। एग्जैक्टली। तो जनरल द्विवेदी की बातचीत में डोकलाम की मौजूदा स्थिति और चीनी गतिविधियां निश्चित रूप से केंद्र में रहेंगी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भूटान और चीन अपनी सीमा वार्ता को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। भूटान और चाइना ने 2021 में एक 3 स्टेप रोड मैप पर सहमति जताई थी अपने सीमा विवाद सुलझाने के लिए, और वो उस पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत इस सीधी बातचीत में शामिल नहीं है क्योंकि ये भूटान और चाइना के बीच है, पर डोकलाम ट्राई जंक्शन जो भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है, वहां भारत का सीधा सुरक्षा हित जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन स्नैक भी कहते हैं। हाँ वही, वो पतला सा रास्ता जो भारत के उत्तर पूर्व को बाकी देश से जोड़ता है। तो इस आर्मी चीफ की यात्रा का क्या मतलब निकाला जाए? क्या मतलब है इसका? ये दौरा एक बहुत स्पष्ट रणनीतिक संकेत है, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। ये दिखाता है कि 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ आज भी इंडिया भूटान सुरक्षा संबंधों को परिभाषित करता है। ये थिम्पू, मतलब भूटान की राजधानी, को एक आश्वासन है कि भारत उसका प्रमुख सुरक्षा साझेदार है और हमेशा रहेगा। और साथ ही ये बेजिंग यानी चीन को भारत के हितों और उसकी रेड लाइंस का भी एक संकेत है। रेड लाइंस मतलब लक्ष्मण रेखाएं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत कैसे एक छोटे पड़ोसी देश की संप्रभुता का सम्मान करते हुए भी अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करने में सक्षम है और प्रतिबद्ध है। बहुत नाजुक संतुलन है ये। अब चलते हैं भारत अमेरिका संबंधों पर। कुछ व्यापार वार्ता चल रही है। हाँ, भारत और US के ट्रेड नेगोशिएटर्स वॉशिंगटन में बातचीत कर रहे हैं। मामला थोड़ा गंभीर है क्योंकि 9 जुलाई की एक डेडलाइन है। डेडलाइन किस चीज की? अगर 9 जुलाई तक कोई समझौता नहीं होता तो US कुछ भारतीय सामानों पर दोबारा टैरिफ लगा सकता है, करीब 26% तक। ये वो टैरिफ हैं जो पहले हटाए गए थे एक समझौते के तहत। ओह, तो मुद्दा क्या है? कहाँ फंसी है बात? मुख्य मुद्दा है कृषि, एग्रीकल्चर। US चाहता है कि भारत अपने बाजार को उसके कृषि उत्पादों के लिए और ज्यादा खोले, जैसे मक्का, सोयाबीन, डेयरी उत्पाद, सेब और यहां तक कि GM फसलें भी। मार्केट एक्सेस चाहिए उन्हें। और भारत का रुख क्या है? भारत का रुख बहुत सख्त है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर बहुत बड़ी रेड लाइंस हैं, मतलब इन पर कोई समझौता नहीं होगा। क्यों? भारत क्यों नहीं खोलना चाहता अपना बाजार? इसके पीछे सीधा कारण है लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका की रक्षा करना। भारत सरकार नहीं चाहती कि ये किसान अमेरिका के हाईली सब्सिडाइज्ड कृषि व्यवसाय से सीधी प्रतिस्पर्धा करें। भारत ने आज तक अपने डेयरी सेक्टर को किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA में नहीं खोला है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो क्या कोई समझौता होने की उम्मीद है? डेडलाइन भी नजदीक है। ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक क्लासिक उदाहरण है। दोनों देशों की सरकारें अपने अपने घरेलू दबावों से बंधी हुई हैं। US सरकार को अपने फार्म लॉबी को फायदा दिखाना है, भारत सरकार को अपने किसानों की रक्षा करनी है। तो फिर इसलिए एक व्यापक मतलब कॉम्प्रहेंसिव समझौते की संभावना बहुत कम लगती है। ज्यादा से ज्यादा शायद एक लिमिटेड डील हो जाए। लिमिटेड डील मतलब शायद कुछ कम विवादास्पद उत्पादों को शामिल कर लिया जाए और कृषि के जो मुख्य पेचीदा मुद्दे हैं उन्हें बाद के लिए टाल दिया जाए। फेस सेविंग सॉल्यूशन जैसा कुछ। देखते हैं 9 जुलाई तक क्या होता है। अब कुछ वैश्विक तनावों पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स। ईरान और IAEA के बीच कुछ तनाव बढ़ रहा है। हाँ, ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बीच तनातनी फिर से बढ़ गई है। IAEA वही संस्था है जो देखती है कि देश परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। क्या हुआ इस बार? जो E3 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, UK, उन्होंने ईरानी अधिकारियों द्वारा IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी को दी गई धमकियों की कड़ी निंदा की है। धमकियां? कैसी धमकियां? रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी संसद में ग्रॉसी पर मुकदमा चलाने और यहां तक कि फांसी देने तक की मांग की गई है। ये बहुत गंभीर बात है। E3 देशों ने ईरान से कहा है कि वो IAEA के साथ पूरा सहयोग फिर से शुरू करें और IAEA के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये तो मामला काफी बिगड़ता दिख रहा है। और यूक्रेन को लेकर भी कुछ चिंताजनक खबर है। हाँ, यूक्रेन युद्ध को लेकर भी एक गंभीर रिपोर्ट आई है। OSCE पार्लियामेंट्री असेंबली की रिपोर्ट है। OSCE मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि रूस द्वारा यूक्रेनियन बच्चों का बड़े पैमाने पर अपहरण किया जा रहा है और उनका रसिफिकेशन किया जा रहा है। रसिफिकेशन मतलब उन्हें रूसी बनाया जा रहा है। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि इन बच्चों को उनकी यूक्रेनी पहचान मिटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हें रूसी भाषा बोलने और यहां तक कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसे UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड का घोर उल्लंघन बताया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की गई है। बच्चों का इस्तेमाल, ये तो बहुत ही दुखद है। और अफगानिस्तान से भी कुछ खबरें हैं। हाँ, अफगानिस्तान से भी चिंताजनक खबर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने बताया है कि ईरान से लौटने वाले अनडॉक्यूमेंटेड अफगान प्रवासियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अनडॉक्यूमेंटेड मतलब जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल। अकेले जून 2025 में मतलब इसी महीने 2,56,000 लोग ईरान से अफगानिस्तान लौटे हैं। 256,000 एक महीने में 2.5 लाख से ज्यादा। हाँ, और इनमें से 99% अनडॉक्यूमेंटेड थे और करीब 70% को जबरन वापस भेजा गया था, डिपोर्ट किया गया था। इससे अफगानिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है? इससे अफगानिस्तान में जो सहायता प्रणालियां हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड सिस्टम्स हैं, वो चरमराने के कगार पर पहुंच गई हैं। पहले से ही वहां हालात खराब हैं और इतने सारे लोगों का अचानक वापस आना एक बड़ा संकट पैदा कर रहा है। दुनिया में कई जगहों पर हालात ठीक नहीं है। अब थोड़ा सोशल जस्टिस और हेल्थ, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य की बात करते हैं। WHO की एक रिपोर्ट आई है लोनलीनेस पर। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की अकेलेपन, लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव पर। अकेलापन, इसे WHO एक स्वास्थ्य मुद्दा मान रहा है। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत दुख या उदासी का मामला नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट। आंकड़े क्या कहते हैं? कितना व्यापक है ये? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में हर 6 में से 1 व्यक्ति अकेलेपन से प्रभावित है, 1 in 6। और रिपोर्ट का अनुमान है कि अकेलेपन के कारण हर घंटे लगभग 100 मौतें होती हैं। हर घंटे 100 मौतें अकेलेपन से? ये कैसे? हाँ, सालाना 8,71,000 से ज्यादा मौतें। ये सीधे तौर पर अकेलेपन से नहीं, बल्कि अकेलेपन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के कारण होती हैं, जैसे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, हृदय रोग, मधुमेह, कॉग्निटिव डिक्लाइन, सोचने समझने की क्षमता में कमी, डिप्रेशन, चिंता, एंग्जाइटी
और यहाँ तक कि सेल्फ हार्म का खतरा भी बढ़ जाता है। ये तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर असर डालता है। बिल्कुल। और ये समस्या युवाओं में, खासकर 13 से 29 वर्ष की आयु में 17 से 21% प्रभावित और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज LMICs में ज़्यादा पाई गई है। LMICs में 24% लोग प्रभावित हैं, जबकि हाई इनकम कंट्रीज में ये आंकड़ा 11% है। विकासशील देशों में ज़्यादा। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। तेजी से होता सामाजिक बदलाव, शहरीकरण, प्रवासन, पारंपरिक सामाजिक ढांचों का टूटना। इसके आर्थिक परिणाम भी हैं। किशोरों के ग्रेड कम हो सकते हैं। वयस्कों को नौकरी खोजने या बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ तो युवा आबादी बहुत है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। हमारी विशाल युवा आबादी, तेजी से होता शहरीकरण और पारंपरिक संयुक्त परिवार संरचनाओं का टूटना, ये सब कारक भारत को अकेलेपन के संकट के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। तो ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है? नहीं, ये सामाजिक मुद्दे को शासन, गवर्नेंस से जोड़ता है। पब्लिक हेल्थ के स्तर पर हमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राइमरी हेल्थ केयर में इंटीग्रेट करने की जरूरत है। अर्बन प्लानिंग में सामुदायिक स्थान, कम्युनिटी स्पेसेस बनाने की जरूरत है जहां लोग मिल सकें। एजुकेशन सिस्टम में सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स सिखाने की जरूरत है। क्या इस पर वैश्विक स्तर पर कुछ हो रहा है? हाँ, मई 2025 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन पर एक प्रस्ताव भी पारित किया है। तो अब ये एक औपचारिक शासन चुनौती बन गई है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और खबर है ओडिशा से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS को लेकर। जी, ओडिशा सरकार ने PDS मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिससे गरीबों को सस्ता राशन मिलता है, उसमें दक्षता बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। क्या कदम है? लगभग 20.58 लाख लोगों के राशन कार्ड निलंबित किए जा रहे हैं, सस्पेंडेड। 20 लाख से ज्यादा? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 30 जून तक अनिवार्य eKYC सत्यापन पूरा नहीं किया था, मतलब अपना आधार वगैरह लिंक नहीं करवाया था। eKYC PDS के लिए? हाँ, सरकार का मकसद है लीकेज रोकना, मतलब जो अनाज गलत लोगों तक पहुंच रहा है या चोरी हो रहा है उसे रोकना, और ये सुनिश्चित करना कि सब्सिडी सही लाभार्थियों तक ही पहुंचे। मकसद तो ठीक लगता है, एफिशिएंसी बढ़ाना। हाँ, मकसद ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। चिंता यह है कि इस प्रक्रिया में कहीं वास्तविक जरूरतमंद लोग, खासकर बुजुर्ग, विकलांग या दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग, जिनके लिए eKYC करवाना मुश्किल हो सकता है, वो कहीं सिस्टम से बाहर ना हो जाएं। एक्सक्लूजन का खतरा है। हाँ, ये तो हमेशा का डिलेमा रहता है। एफिशिएंसी वर्सेस इंक्लूजन, दक्षता और समावेशन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल, ये गवर्नेंस का एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज है। चलिए अब रुक करते हैं GS पेपर 3 की ओर। इसमें इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एनवायरनमेंट, पर्यावरण और सिक्योरिटी सुरक्षा शामिल हैं। शुरुआत इकोनॉमी से करते हैं। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपनी 31वीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR जारी की है। ये रिपोर्ट साल में 2 बार आती है और भारतीय वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य का सबसे आधिकारिक मूल्यांकन मानी जाती है। मोस्ट ऑथेंटिक असेसमेंट और लचीलापन, रेजिलियंस। रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक अनिश्चितताओं, मतलब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल ग्रोथ का एक प्रमुख चालक बनी हुई है, और इसका आधार है मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मतलब बड़े आर्थिक संकेतक जैसे विकास दर, महंगाई दर, वित्तीय घाटा वगैरह। RBI का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 26 वित्त वर्ष 26 में भारत की रियल GDP ग्रोथ 6.5%, 6.5% रहेगी, और CPI इन्फ्लेशन मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.7%, 3.7% रहेगी। 6.5% ग्रोथ और 3.7% इन्फ्लेशन, ये तो काफी अच्छे आंकड़े लग रहे हैं। हाँ, ये काफी सकारात्मक अनुमान है। और बैंकिंग सेक्टर, उसका स्वास्थ्य कैसा है? पिछली FSR में भी इस पर काफी फोकस था। बैंकिंग सेक्टर, खासकर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स SCBs, बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उनका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो CAR, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं, मार्च 2025 में 17.2% था। 17.2%, ये कितना होना चाहिए? न्यूनतम जरूरत 9% की होती है।
बेसल 3 नॉर्म्स के तहत, और आरबीआई ने भारत में इसे थोड़ा और ज्यादा रखा है। तो 17.2% बहुत ही आरामदायक स्थिति है। मतलब बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है जोखिमों से निपटने के लिए। और एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो जो डूबे हुए कर्ज होते हैं, उसमें भी जबरदस्त सुधार है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जीएनपीए रेशियो गिरकर सिर्फ 2.3%, 2.3% पर आ गया है। 2.3%। ये कई दशकों में सबसे निचला स्तर है। वाओ, 2.3%, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ साल पहले तो ये डबल डिजिट्स में पहुंच गया था। हाँ बिल्कुल, ये वाकई शानदार सुधार है। आरबीआई ने मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट भी किए हैं। स्ट्रेस टेस्ट ये क्या होते हैं? इसमें यह देखा जाता है कि अगर अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे जीडीपी ग्रोथ बहुत गिर जाए या ब्याज दरें बहुत बढ़ जाएं, तो बैंक उस झटके को झेल पाएंगे या नहीं। तो क्या नतीजे आए हैं इन टेस्ट के? नतीजे बताते हैं कि अगर बहुत गंभीर संकट की स्थिति भी आती है, सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो, तो भी सभी बैंकों का मिलाकर एग्रीगेट CARR 14.2%, 14.2% रहेगा, जो न्यूनतम जरूरत से काफी ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बैंक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से नीचे नहीं जाएगा। मतलब हमारा बैंकिंग सिस्टम काफी रिजिलियंट है। ये इतने बड़े सुधार हुए कैसे? वो जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात होती थी कुछ साल पहले। हाँ, ट्विन बैलेंस शीट समस्या, जिसमें कॉर्पोरेट्स यानी बड़ी कंपनियां भारी कर्ज में डूबी थी, ओवर लेवरेज्ड कॉर्पोरेट्स, और बैंकों के पास बहुत ज्यादा एनपीएस थे, हाई एनपीए बैंक्स। उस समस्या को हल करने के लिए पिछले 1 दशक में लगातार नीतिगत प्रयास किए गए हैं। जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया 2016 में, जिससे कर्ज वसूली की प्रक्रिया तेज हुई। बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन किया गया, मतलब सरकार ने उनमें नई पूंजी डाली। आरबीआई ने एनपीए पहचानने और उनके लिए प्रोविजनिंग करने के नियम सख्त किए। इन सब कदमों का मिलाजुला असर अब दिख रहा है। तो अब स्थिति उलट गई है? हाँ, अब कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट स्वस्थ हैं, बैंकों की बैलेंस शीट स्वस्थ हैं, और यहाँ तक कि एनबीएफसीज की बैलेंस शीट्स भी सुधर रही हैं। ये सब मिलकर एक अच्छा साइकिल, एक वर्चुअस साइकिल बना रहे हैं, जो क्रेडिट ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है। चलिए अब जीएसटी पर आते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को 1 जुलाई को 8 साल पूरे हो रहे हैं। काफी लंबा सफर रहा है इसका। इसका मूल्यांकन करना तो बनता है। स्कोर कार्ड क्या कहता है? हाँ, 8 साल हो गए हैं। इसे व्यापक रूप से, मतलब ब्रॉडली, एक स्ट्रक्चरल सक्सेस माना जा रहा है, एक बड़ा ढांचागत सुधार। अभी हाल ही में डिलॉयट ने एक सर्वे किया था, उसमें 85% रिस्पोंडेंट्स ने जीएसटी को सकारात्मक बताया। 85%? ये तो काफी हाई अप्रूवल रेटिंग है। आंकड़े क्या कहते हैं? रेवेन्यू कैसा रहा है? रेवेन्यू में तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस पिछले 5 सालों में दुगने हो गए हैं, डबल। फाइनेंशियल ईयर 25 वित्त वर्ष 25 में ये 22.08 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए, 22.08 लाख करोड़। वाओ, डबल इन 5 years। और टैक्स पेयर्स का आधार, वो कितना बड़ा है? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की संख्या भी 65 लाख से बढ़कर अब 1.5 करोड़ हो गई है। 1.5 करोड़, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, मतलब ज्यादा कारोबार अब टैक्स के दायरे में आ गए हैं। और जो वन नेशन वन टैक्स का नारा था, वो कितना सफल हुआ? काफी हद तक। जीएसटी ने पहले के लगभग 17 अलग-अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला दिया, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट वगैरह। इससे एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने में मदद मिली है। टैक्स पर टैक्स लगने वाला कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ है, और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी भी बढ़ी है, क्योंकि राज्यों की सीमाओं पर चेकपोस्ट वगैरह हट गए। और इसका जो आईटी प्लेटफॉर्म है जीएसटीएन, वो कैसा काम कर रहा है? जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जैसा रोबस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इसकी रीढ़ की हड्डी है। सारे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट इसी के जरिए होते हैं। यह टेक्नोलॉजी का एक बड़ा उदाहरण है। तो ये सब तो उपलब्धियां हुई, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है, या कुछ कमियां या चुनौतियां भी हैं 8 साल बाद भी? हाँ, चुनौतियां बिल्कुल बनी हुई हैं, और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली चुनौती है मल्टीपल टैक्स स्लैब्स। अभी भी 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के स्लैब्स हैं, और इनके ऊपर से कुछ चीजों पर सेस भी लगता है। हाँ, ये तो शुरुआत से ही एक मुद्दा रहा है। कहा गया था कि 1 या 2 रेट होंगे। एग्जैक्टली। इतने सारे स्लैब्स इसे जटिल बनाते हैं। इससे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स होते हैं कि कौन सा सामान किस स्लैब में आएगा, और कंप्लायंस बोझ भी बढ़ता है। और कुछ बड़े क्षेत्र अभी भी जीएसटी से बाहर है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कमी है। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल,
नेचुरल गैस और बिजली, ये 5 चीजें अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इन पर पुराने टैक्स, वैट, एक्साइज ही लगते हैं। इसका क्या असर पड़ता है? इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी की चेन टूट जाती है। मतलब जो बिजनेसेस इन चीज़ों को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उस पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। इससे उनकी लागत बढ़ती है। अच्छा। और विवाद समाधान, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसका क्या हाल है? बहुत प्रतीक्षित जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जीएसटीएटी, जो जीएसटी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए बनाया जाना था, वो अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है। 8 साल हो गए। 8 साल? तो फिर विवाद कहाँ जा रहे हैं? मजबूरन हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं। इससे अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है और समाधान में देरी हो रही है। बिजनेसेस को और भी दिक्कतें हैं, प्रोसीजरल इश्यूज हैं, रिटर्न रिकंसिलिएशन में मुश्किल आती है और कभी-कभी केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से मल्टीपल ऑडिट्स का सामना करना पड़ता है। और वो फिस्कल फेडरलिज्म वाला मुद्दा, राज्यों की शक्तियों का। हाँ, वो भी एक संवेदनशील मुद्दा है। राज्यों ने टैक्स लगाने की अपनी काफ़ी शक्ति जीएसटी के लिए छोड़ दी थी। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बना रहता है, खासकर कॉम्पनसेशन के मुद्दे पर, जो अब खत्म हो गया है। राज्यों को लगता है कि उनकी वित्तीय स्वायत्तता कम हुई है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। अब अगर हम जीएसटी 2.0 की बात करें, मतलब अगले चरण के सुधारों की, तो क्या जरूरी है? हाँ, जीएसटी 2.0 के लिए कुछ प्रमुख सुधारों की जरूरत है। पहला, टैक्स बेस एक्सपेंशन, यानी पेट्रोलियम, बिजली, रियल एस्टेट जैसे जो क्षेत्र बाहर हैं, उन्हें जीएसटी में शामिल करना। ये तो सबसे बड़ी मांग है। जी। दूसरा, रेट रैशनलाइजेशन, यानी टैक्स स्लैब्स को कम करना, शायद 3 स्लैब्स तक लाना। तीसरा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जीएसटी को पूरी तरह से जल्द कार्यान्वित बनाना। चौथा, कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, प्रक्रियाओं को और आसान बनाना, ऑडिट्स को सुव्यवस्थित करना। और पांचवा, आईटीसी एलिजिबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर जो कुछ प्रतिबंध है उन्हें कम करना, ताकि क्रेडिट का फ्लो सुधर सके। तो जीएसटी पे अभी काफी काम बाकी है। अच्छा, अर्थव्यवस्था में एक और बड़ी खबर है, न्यूक्लियर पावर को लेकर सरकार कुछ बड़े कानूनी सुधारों की तैयारी कर रही है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। सरकार भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोलने हेतु बड़े कानूनी सुधारों पर विचार कर रही है। अभी तो ये क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में है ना, मुख्य रूप से एनपीसीआईएल के पास। हाँ, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल, ही भारत में परमाणु बिजली घर लगाती और चलाती है। निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत सीमित है, वो भी सप्लायर के तौर पर। अब सरकार इसे बदलना चाहती है। तो कौन से कानूनों में बदलाव की बात हो रही है? 2 मुख्य कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं। पहला है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, सीएलएनडीए कहते हैं। हाँ, ये तो काफी विवादों में रहा था, खासकर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को लेके। बिल्कुल। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 17B, जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, मतलब फॉरेन सप्लायर्स, जिसे वेस्टिंगहाउस या जीई के लिए एक बहुत बड़ी बाधा रही है। यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो ऑपरेटर, जैसे एनपीसीआईएल, के पास सप्लायर पर असीमित देनदारी डालने का अधिकार होगा, राइट ऑफ रिकोर्स, अगर दुर्घटना सप्लायर के उपकरण या सेवा में खराबी के कारण हुई हो। असीमित देनदारी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो सप्लायर क्यों आएंगे? एग्जैक्टली। इसी वजह से विदेशी कंपनियां भारत में परमाणु रिएक्टर सप्लाई करने से हिचकती रही हैं। अब जो प्रस्तावित संशोधन है वो इस सेक्शन 17B को मॉडिफाई करके देनदारी को सीमित कर सकता है, शायद राशि और समय सीमा तय करके। इसे वैश्विक मानकों जैसे कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेंसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज (CSC) के अनुरूप लाने की कोशिश की जाएगी। भारत CSC का सदस्य है। अच्छा, तो लायबिलिटी एक्ट में बदलाव। और दूसरा कानून? दूसरा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ये भारत का मूल परमाणु कानून है। इसमें संशोधन करके निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्रों का स्वामित्व, ओनरशिप और संचालन, ऑपरेशन करने की अनुमति दी जा सकती है। प्राइवेट कंपनीज परमाणु बिजली घर चला सकेंगी? ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। हाँ, बहुत बड़ा। और साथ ही विदेशी फर्मों को इन निजी प्रोजेक्ट्स में माइनॉरिटी इक्विटी स्टेक, मतलब 49% तक हिस्सेदारी की अनुमति भी मिल सकती है। तो इन सुधारों का महत्व क्या है? सरकार ये क्यों करना चाहती है? ये भारत के कई बड़े लक्ष्यों का संगम है। एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन पॉलिसी, तीनों जुड़े हैं इससे। कैसे? सबसे पहले ये इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो 2008 में हुआ था, उसकी पूरी व्यावसायिक क्षमता को अनलॉक करेगा। वो समझौता इसी लायबिलिटी वाले मुद्दे के कारण लगभग 2 दशकों से अटका पड़ा है। अमेरिकी कंपनियां रिएक्टर नहीं लगा पा रही थी। हाँ, ये बात सही है। दूसरा, ये भारत के नेट जीरो बाय 2070 के लक्ष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें क्लीन एनर्जी चाहिए
और परमाणु ऊर्जा एक भरोसेमंद, क्लीन, बेसलोड पावर प्रदान करती है। मतलब ये 24/7 चल सकती है, सोलर और विंड की तरह इंटरमिटेंट नहीं है। बेस लोड पावर, हाँ। तीसरा, भारत के $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए भी ये जरूरी है। उद्योगों को विश्वसनीय और सस्ती बिजली चाहिए। परमाणु ऊर्जा इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है। और निजी और विदेशी निवेश से क्या फायदा होगा? तो इससे बहुत जरूरी पूंजी आएगी, कैपिटल आएगा, और साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी आएगी। जैसे आजकल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMRs की बहुत बात हो रही है। छोटे फैक्ट्री निर्मित रिएक्टर्स जो ज़्यादा सुरक्षित और सस्ते हो सकते हैं। निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियां ये तकनीक ला सकती हैं। तो ये सुधार अगर होते हैं तो भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ सुरक्षा और नियामक निगरानी, रेगुलेटरी ओवरसाइट को और मजबूत करने की जरूरत होगी। जाहिर है। अच्छा, व्यापार जगत से एक और छोटी खबर है जूट को लेकर। हाँ, भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस टाइट किए हैं। क्या किया है? अब जूट उत्पादों का आयात सभी भूमि मार्गों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही आयात की अनुमति होगी, वो भी कड़ी जांच के बाद। ऐसा क्यों? इसका उद्देश्य दोहरा है। पहला, गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना, क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा, एंटी डंपिंग ड्यूटी से बचाव को रोकना। कुछ आयातक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इससे भारत के घरेलू जूट उद्योग, जो खासकर वेस्ट बंगाल और बिहार में केंद्रित हैं, उसको बचाने में मदद मिलेगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन। और स्टॉक मार्केट, उसका क्या हाल है? भारतीय शेयर बाजार में तेजी लगातार जारी है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स 25,637 के ऊपर बंद हुआ है और BSE सेंसेक्स 84,058 पर। 25,000 पार, 84,000 पार। हाँ, एक्सपर्ट्स निफ्टी के लिए अब 25,700 और यहां तक कि 26,200 के टारगेट देख रहे हैं। कुछ ₹100 से कम कीमत वाले स्टॉक्स जैसे सुज़लॉन एनर्जी और IFCI में खरीदारी की सलाह भी दी जा रही है। हालांकि निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, बाजार हमेशा अनिश्चित होता है। चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर है। जी हाँ, ये बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी राजधानी अमरावती में एक क्वांटम वैली स्थापित करने की घोषणा की है। क्वांटम वैली? जी, ये क्या है, सिलिकॉन वैली जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही, पर क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए। ये भारत के नेशनल क्वांटम मिशन के तहत एक प्रमुख पहल है। नेशनल क्वांटम मिशन, याद रखिएगा। तो ये सिर्फ एक लैब होगी? नहीं, ये सिर्फ एक लैब नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का प्लान है। एक पूरी घाटी। इसका लक्ष्य है 1 जनवरी 2026 तक चालू होना। क्या फोकस रहेगा इस वैली का? ये क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सेमीकंडक्टर्स और एरोस्पेस डिफेंस, इन 4 कटिंग एज क्षेत्रों पर फोकस करेगा। और इसका मुख्य आकर्षण, हाईलाइट क्या है? इसका मुख्य आकर्षण होगा IBM क्वांटम सिस्टम 2। ये IBM का लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटर है जो 156 क्यूबिट्स हेरॉन प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा। 156 क्यूबिट्स? हाँ। IBM क्वांटम सिस्टम 2, ये कितना बड़ा है? ये साउथ एशिया में अपनी तरह का पहला होगा और भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर होगा। ये बन कैसे रहा है? कौन बना रहा है? ये एक विशाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP है। इसमें आंध्र प्रदेश सरकार है, केंद्र का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST है और साथ में IBM, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, लार्सन एंड टुब्रो, L&T जैसे निजी क्षेत्र के बड़े दिग्गज शामिल हैं। PPP मॉडल पर हाँ, एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया है जिसका नाम है अमरावती डिक्लेरेशन। इसका लक्ष्य है भारत को वैश्विक क्वांटम और AI आंदोलन में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक की प्लेयर बनाना। पार्टिसिपेंट नहीं, की प्लेयर। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बिल्कुल, ये भारत के लिए डीप टेक में सॉवरन कैपेबिलिटी, मतलब अपनी आत्मनिर्भर क्षमता बनाने की दिशा में एक बहुत ही निर्णायक कदम है। क्वांटम कंप्यूटिंग में वो शक्ति है कि वो दवाओं की खोज से लेकर मटेरियल साइंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग और क्रिप्टोग्राफी तक सब कुछ बदल सकती है। क्रिप्टोग्राफी मतलब इनक्रिप्शन वगैरह? हाँ, मौजूदा इनक्रिप्शन मेथड्स को क्वांटम कंप्यूटर्स तोड़ सकते हैं, इसलिए क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी विकसित करना जरूरी है। ये वैली उस दिशा में भी काम करेगी। ये सरकार रिसर्च हार्डवेयर, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कोलैबोरेशन का, जिसे ट्रिपल हीलिक्स मॉडल भी कहते हैं, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ट्रिपल हीलिक्स मॉडल
गवर्नमेंट, रिसर्च हार्डवेयर, एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। एक और बड़ी खबर अंतरिक्ष से है। भारतीय एस्ट्रोनॉट ISS पर हैं। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट और अब एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर हैं। वो एक्शन 4 मिशन के हिस्से के रूप में वहां गए हैं। शुभांशु शुक्ला, ये तो भारत के लिए गर्व का क्षण है। वो वहां क्या कर रहे हैं? वो वहां बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। उनका शोध मुख्य रूप से माइक्रोग्रेविटी, मतलब शून्य गुरुत्वाकर्षण या बहुत कम गुरुत्वाकर्षण का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे समझने पर केंद्रित है। जिस तरह के प्रयोग? वो मायोजेनेसिस पर प्रयोग कर रहे हैं। ये स्केलेटल मसल डिग्रेडेशन का अध्ययन है, मतलब अंतरिक्ष में मांसपेशियां क्यों कमजोर होती हैं, और सेरिब्रल हीमोडायनेमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, यानी माइक्रोग्रेविटी में मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह कैसे बदलता है। और ये प्रयोग डिजाइन किसने किए हैं? ये भारतीय संस्थानों द्वारा प्रस्तावित प्रयोग हैं, जैसे बेंगलुरु का आइंस्टेम इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन और ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रयोग तैयार किए हैं। तो ये भारत के गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण है? एब्सोल्युटली। ये मिशन भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे जो डेटा मिलेगा वो इसरो को गगनयान मिशन के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स डिजाइन करने, क्रू हेल्थ केयर प्रोटोकॉल्स बनाने और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक्सरसाइज रेजिमेंट्स, व्यायाम की दिनचर्या तय करने में मदद करेगा। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे मानव स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए लर्निंग है। प्रिसाइजली। अच्छा, तकनीक के क्षेत्र में कुछ और सहयोग और खोजों की भी खबरें हैं, छोटे छोटे अपडेट्स? हाँ, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स का जमाना आ रहा है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स मतलब कारें जो सॉफ्टवेयर से चलेंगी? हाँ, जिनमें फीचर्स और फंक्शंस सॉफ्टवेयर अपडेट से बदलें या जोड़े जा सकेंगे, जैसे स्मार्टफोन में होता है। तो इसके लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए। एक्सेंचर और IIT मद्रास का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस्ड ऑटोमोटिव रिसर्च CAAR मिलकर इसके लिए विशेष स्किलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन। हाँ, एक और उदाहरण है UK की कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, भारत में कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSAD और IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रही है। क्लीन एनर्जी की तरफ एक और कदम। हाइड्रोजन फ्यूल, हाँ, ये भी भविष्य की तकनीक है। और कोई अनोखी खोज? हाँ, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बायोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले फंगाई, जैसे बोट्राइटिस सिनेरिया, उनके अलग अलग न्यूक्लियाई केंद्रक में क्रोमोसोम्स का अधूरा सेट होता है। मतलब पूरा जीनोम एक न्यूक्लियस में नहीं होता, बल्कि कोशिका के भीतर कई न्यूक्लियाई में बटा होता है। या एक कोशिका में कई केंद्रक और हर एक में अधूरा जेनेटिक मटेरियल, ये कैसे संभव है? यही तो हैरानी की बात है। ये यूकैरियोट्स जिनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, मैं पहले कभी नहीं देखा गया था। ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। इससे कोशिका और जेनेटिक्स के बारे में हमारी समझ बदल सकती है। वाह, साइंस वाकई हमें चौंकाती रहती है। चलिए, अब पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन पर आते हैं। केरला से बुरी खबर है। हाँ, दुर्भाग्य से देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल जल्दी पहुंच गया है और उसने केरला में एक बार फिर तबाही मचाई है। बाढ़ और भूस्खलन हुए हैं। फिर से? केरला में तो ये लगभग हर साल हो रहा है। हाँ, ये बहुत चिंताजनक ट्रेंड है। 30 जून तक जो 26 जून से भारी बारिश हो रही है, उसके कारण कम से कम 10 मौतें हो चुकी हैं। 3200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और कई इमारतें ढह गई हैं। और IMD ने अभी और बारिश की भविष्यवाणी की है। पिछले साल भी तो वायनाड में बहुत हादसा हुआ था। हाँ, वायनाड के पुथुमाला में विनाशकारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें 300 से ज्यादा जानें गई थीं। ये घटनाएं बार बार उसकी याद दिलाती हैं। ये बार बार क्यों हो रहा है केरला में, खासकर वेस्टर्न घाट्स वाले इलाके में? ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस के लिए क्लासिक केस स्टडी है। ये दो चीजों का घातक मेल है। पहला, प्राकृतिक खतरा जो है, इंटेंस मॉनसून रेनफॉल, और संभवतः क्लाइमेट चेंज के कारण इसकी तीव्रता और बढ़ रही है। और दूसरा है मानव प्रेरित भेद्यता, मैन मेड वल्नरेबिलिटी। अनरेगुलेटेड क्वेरिंग, डिफॉरेस्टेशन और पश्चिमी घाट जैसे संवेदनशील इलाके में अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, अवैज्ञानिक निर्माण। वेस्टर्न घाट्स एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। तो ये मानवीय गतिविधियों का नतीजा है? काफी हद तक। ये घटनाएं उन चेतावनियों की अनदेखी का परिणाम लगती हैं जो माधव गाडगिल कमेटी और उसके बाद कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स में दी थीं। उन रिपोर्ट्स में
पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कड़े नियम सुझाए गए थे, पर उन पर अमल नहीं हुआ। गाडगिल और कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट्स, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो समाधान क्या है? समाधान बहुआयामी होना चाहिए। लैंड यूज प्लानिंग को सख्त करना होगा, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में निर्माण पर रोक लगानी होगी, डिफॉरेस्टेशन रोकना होगा, और सबसे जरूरी उन कमेटी रिपोर्ट्स की सिफारिशों पर गंभीरता से अमल करना होगा। साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस पर भी काम करना होगा। अब क्लाइमेट चेंज की ही बात करें तो भारत की रणनीति क्या दिख रही है? कुछ और इवेंट्स हुए हैं इस पर? हाँ, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भारत की जो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है, उसकी झलक कई हालिया घटनाओं में दिखती है। जैसे नागपुर में एक संवाद हुआ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मतलब ऐसी खेती जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेल सके। बिल्कुल। इसमें पब्लिक प्राइवेट फार्मर पार्टनरशिप की जरूरत पर जोर दिया गया। समाधानों में स्ट्रेस टॉलरेंट फसलें जो सूखा या बाढ़ झेल सकें, और सॉइल हेल्थ रीजनरेशन, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना शामिल है। और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ने एक चर्चा आयोजित की जिसमें भारत के अगले क्लाइमेट प्लेज यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एनडीसी फॉर 2035 पर बात हुई। एनडीसी ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत होता है ना, भारत का अगला लक्ष्य 2035 के लिए? हाँ, चर्चा में ये बात उभरी कि इस अगले एनडीसी को हमें बोझ के तौर पर नहीं, बल्कि विकास और वैश्विक नेतृत्व के लिए एक व्यावसायिक अवसर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे? मतलब एनडीसी लक्ष्यों को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट का एक स्पष्ट संकेत बने। इससे नई तकनीकें आएंगी, नए रोजगार पैदा होंगे और भारत क्लीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बन सकता है। ये तो एक सकारात्मक सोच है। और नागरिक समाज की क्या भूमिका है? उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जैसे एक सेव अर्थ मिशन है जिसने 2040 तक दुनिया भर में 30 अरब पेड़ लगाने की एक वैश्विक रणनीति की घोषणा की है। 30 बिलियन ट्रीज। और इसका ग्लोबल लॉन्च अहमदाबाद में होने वाला है। 30 अरब पेड़, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, तो अगर आप देखें, ये एक होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण है क्लाइमेट एक्शन के लिए। होल ऑफ सोसाइटी मतलब समाज के सभी हिस्सों की भागीदारी। सबसे ऊपर सरकारी नीति एनडीसीज, मध्य में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी ग्रीन इन्वेस्टमेंट, और जमीनी स्तर पर सामुदायिक और नागरिक कार्यवाही सस्टेनेबल फार्मिंग, वृक्षारोपण अभियान। ये स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी तीनों की भूमिकाओं को दर्शाता है। स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी तीनों मिलकर काम करें, ठीक है। पर्यावरण से जुड़ी एक दुखद खबर भी है कर्नाटका से। हाँ, वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से ये बहुत दुखद खबर है। कर्नाटका में एक बाघिन और उसके 4 शावक मृत पाए गए हैं। A tigress and her 4 cubs found dead. ओह, एक साथ 5 बाघ? हाँ, कैसे हुआ ये? अभी जांच चल रही है। राज्य के वन मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ये घटना बांदीपुर, नागरहोल, MM हिल्स जैसे महत्वपूर्ण बाघ परिदृश्यों, टाइगर लैंडस्केप्स में मानव वन्य जीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की लगातार बनी हुई चुनौती को उजागर करती है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? हाँ, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, जैसे जैसे जंगल कम हो रहे हैं और मानव बस्तियां फैल रही हैं, ये संघर्ष बढ़ रहा है। इसके समाधान के लिए भी समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें हैबिटेट प्रोटेक्शन, कॉरिडोर्स मैनेजमेंट और स्थानीय समुदायों की भागीदारी शामिल हो। बिल्कुल। अब आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पर। कुछ घटनाएं हुई हैं जो इस क्षेत्र की चुनौतियों को दर्शाती हैं। जी हाँ, देश भर से कुछ खबरें हैं। जैसे आगरा एयरपोर्ट को ईमेल से धमकी मिली, जिसके बाद वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ये दिखाता है कि हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बना रहता है। और तेलंगाना में एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। ये औद्योगिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फैक्ट्रीज एक्ट और सुरक्षा नियमों का पालन कितना हो रहा है? हाँ, ये भी आंतरिक सुरक्षा का ही एक पहलू है। और कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुलिस और राजमार्गों पर लूटपाट करने वाले एक गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर। ये संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम की चुनौती को दर्शाता है, जो अभी भी कई इलाकों में मौजूद है। तो खतरे कई तरह के हैं। आतंकवाद, औद्योगिक हादसे, संगठित अपराध, इन पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं GS पेपर 1 पर, जिसमें हेरिटेज, कल्चर एंड ज्योग्राफी, विरासत, संस्कृति और भूगोल शामिल है।
कल्चर में महाबोधि टेम्पल केस का जिक्र हमने पहले किया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाबोधि टेम्पल प्रबंधन का मामला पटना हाई कोर्ट को वापस भेजना ये संस्कृति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसा हमने बात की, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बौद्ध धर्म का एक सबसे पवित्र स्थल। याचिका में प्रबंधन बुद्धिस्ट को सौंपने की मांग थी। वर्तमान प्रबंधन बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत होता है। ये विषय सीधे सीधे जीएस पेपर 1 के इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर वाले हिस्से से जुड़ता है। धार्मिक स्थलों का प्रबंधन, अल्पसंख्यक अधिकार और कानूनी ढांचा, ये सब इसके पहलू हैं। और ज्योग्राफी से जुड़ी खबर मानसून की है। हाँ, भूगोल के लिहाज से सबसे बड़ी खबर इस समय मानसून ही है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने घोषणा की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 29 जून तक पूरे देश में पहुंच गया है। पूरे देश में? सामान्य तौर पर कब तक पहुंचता है? सामान्य तिथि है जुलाई 8 जुलाई। तो इस बार ये 9 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर चुका है, 9 days अर्ली। 9 दिन पहले। इसका क्या असर होगा? इसके दोहरे असर हैं। अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर कृषि के लिए ये अच्छी खबर है। खरीफ फसलों की बुआई समय पर और अच्छी होगी। इससे ग्रामीण मांग बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन दूसरा पहलू? दूसरा पहलू वो है जो हमने केरला के संदर्भ में देखा। कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज और भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं भी आ रही हैं। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी विषय है जो भूगोल, मानसून की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था, कृषि पर असर और आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूस्खलन तीनों को जोड़ता है। बिल्कुल। मानसून भारत के लिए जीवन रेखा भी है और कभी-कभी विनाशकारी भी। हाँ, यही इसकी प्रकृति है। तो ये थी आज की विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा। हमने पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, एस&टी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, कल्चर और ज्योग्राफी, लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की। हाँ, कोशिश यही थी कि हर पहलू पर बात हो। अब हमेशा की तरह आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को, की टेकअवेज को एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं, बुलेट स्टाइल में। जरूर। तो आज की मुख्य बातें संक्षेप में इस तरह हैं। सबसे पहले, नए आपराधिक कानून बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए जो 1 साल पहले लागू हुए। टेक्नोलॉजी पर जोर है, जैसे ई साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन क्रियान्वयन में भारी चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं भी हैं, खासकर पुलिस हिरासत की बड़ी अवधि और सेडिशन के नए रूप सेक्शन 150 बीएनएस को लेकर। डिकोलोनाइजेशन का दावा सवालों के घेरे में है। ठीक है। दूसरा, ईसीआई द्वारा 345 निष्क्रिय आरयूपीपीस को डीलिस्ट करने की कार्रवाई। ये चुनावी सुधार और पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की दिशा में एक कदम है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ईसीआई पार्टियों को डीलिस्ट कर सकता है। डी रजिस्टर करने की स्पष्ट शक्ति आरपी एक्ट 1951 में नहीं है। तीसरा, एससीएचसी के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। महाबोधि टेम्पल मामला एससी ने वापस पटना हाई कोर्ट भेज दिया। हायरार्की पर जोर। दिल्ली एचसी ने कहा कि जानबूझकर नोटिस अनदेखा करने पर नेचुरल जस्टिस का दावा नहीं कर सकते, और एससी ने माना कि फीमा पेनल्टी मामले में बीसीसीआई आर्टिकल 12 के तहत स्टेट नहीं है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रधानमंत्री की घाना और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो यात्रा भारत के ग्लोबल साउथ आउटरीच, विकास साझेदारी, वैक्सीन्स, डीपीआई और रणनीतिक हितों, क्रिटिकल मिनरल्स का संगम है। आर्मी चीफ की भूटान यात्रा डोकलाम के संदर्भ में भूटान को आश्वासन और चीन को एक स्पष्ट रणनीतिक संकेत है। इंडिया यूएस व्यापार वार्ता कृषि पर अटकी हुई है, भारत के लिए ये रेड लाइन है। वैश्विक स्तर पर ईरान आईएए तनाव, यूक्रेन में बच्चों के रसिफिकेशन पर ओएससीई रिपोर्ट और अफगानिस्तान से लौट रहे अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासियों का संकट चिंता का विषय है। पांचवां, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य। सोशल जस्टिस एंड हेल्थ में डब्ल्यूएचओ ने अकेलेपन, लोनलीनेस को एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, जो भारत के लिए भी एक बड़ा वेकअप कॉल है। 1 in 6 लोग प्रभावित। ओडिशा में पीडीएस के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य करने का कदम एफिशिएंसी और इंक्लूजन के बीच संतुलन की चुनौती पेश करता है। छठा, अर्थव्यवस्था। है जीएसटी को 8 साल पूरे हुए, राजस्व और फॉर्मलाइजेशन में सफलता मिली है, पर मल्टीपल स्लैब्स, कुछ क्षेत्रों का बाहर होना और जीएसटी 80 का ना होना बड़ी चुनौतियां हैं। जीएसटी 2.0 के लिए सुधार जरूरी है। सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश के लिए सीएलएनडी और एटॉमिक एनर्जी एक्ट में बड़े सुधारों की तैयारी कर रही है, और बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध कड़े किए गए हैं। सातवां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साइंस एंड टेक में
आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली स्थापित की जा रही है, जिसमें भारत का सबसे बड़ा IBM क्वांटम सिस्टम 2 लगेगा। ये नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS पर गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग मायोजेनेसिस, सेरिबो हीमोडायनामिक्स कर रहे हैं। SDVS हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर सहयोग और फंगाई में अभूतपूर्व क्रोमोसोमल एनोमली की खोज भी हुई है। 8वां पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। 8वां एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में केरला में जल्दी आए मानसून ने फिर बाढ़ और भूस्खलन से तबाही मचाई है, जो वेस्टर्न घाट्स में अस्थिर विकास और गाडगिल कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की अनदेखी का नतीजा लगता है। क्लाइमेट एक्शन के लिए भारत का बहुआयामी दृष्टिकोण दिख रहा है। क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पर जोर, 2035 NDC को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और नागरिक वृक्षारोपण अभियान सेव अर्थ मिशन। दुखद खबर कर्नाटका से है, जहां एक बाघिन और 4 शावक मृत पाए गए। 9वां आंतरिक सुरक्षा। 9वां इंटरनल सिक्योरिटी में आगरा एयरपोर्ट को धमकी, तेलंगाना में फैक्ट्री विस्फोट, औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल और यूपी में संगठित अपराध मुठभेड़ जैसी घटनाएं जारी चुनौतियों को दर्शाती हैं। और 10वां संस्कृति और भूगोल। 10वां कल्चर एंड ज्योग्राफी GS पेपर 1 से महाबोधि टेम्पल मामला सांस्कृतिक विरासत के प्रबंधन से जुड़ा है। मानसून का समय से 9 दिन पहले पूरे देश में पहुंचना भूगोल, अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन तीनों को प्रभावित कर रहा है। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा समरी था। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक की फैक्ट्स भी बता देते हैं जो एस्पिरेंट्स को याद रखने चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रीलिम्स के फैक्ट्स। नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। सेक्शन 150 BNS सेडिशन का नया रूप, जांच में टेक्नोलॉजी, ई-साक्ष्य ऐप, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग BNSS। चुनावी पार्टियां, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज RUPPs, ECI इन्हें डीलिस्ट कर सकता है, डी रजिस्टर नहीं, अंडर RP एक्ट 1951। स्थल महाबोधि टेम्पल बोधगया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यात्राएं PM की घाना ट्रिनिडेड टोबैगो यात्रा, ग्लोबल साउथ फोकस, आर्मी चीफ की भूटान यात्रा। भू राजनीति, डोकलाम 3 जंक्शन, इंडिया चाइना भूटान। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, रिपोर्ट संगठन, WHO रिपोर्ट ऑन लोनलीनेस, 1 in 6 अफेक्टेड, OSCE रिपोर्ट ऑन यूक्रेनियन चिल्ड्रन, ION रिपोर्ट ऑन अफगान माइग्रेंट्स। अर्थव्यवस्था, RBI FSR प्रोजेक्शंस FY65, रियल GDP 6.5%, CPI फ्लाइशन 3.7%, बैंकिंग CRAR 17.2%, GNPA 2.3%, GST रेवेन्यू FY25 22.08 लाख करोड़। कानूनी सुधार, न्यूक्लियर सेक्टर रिफॉर्म्स में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 सेक्शन 17B और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में संशोधन प्रस्तावित। कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज CSC। विज्ञान तकनीक, अमरावती क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश, IBM क्वांटम सिस्टम 2 156 क्यूबिट हेरॉन प्रोसेसर, नेशनल क्वांटम मिशन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एस्ट्रोनॉट ऑन ISS एक्सपेरिमेंट्स, मायोजेनेसिस, सेरेब्रल हीमोडायनामिक्स। गगनयान मिशन, पर्यावरण, वेस्टर्न घाट्स, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, माधव गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी। सेव अर्थ मिशन, लक्ष्य 30 बिलियन ट्रीज बाय 2040। एक्सीलेंट, ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए काफी उपयोगी रहेंगे। अब बारी है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। आज की चर्चा के आधार पर कुछ सवाल हो जाए? हाँ जरूर। मेंस अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न। पहला सवाल, GS पेपर 2 गवर्नेंस से नए आपराधिक कानून BNS, BNSS और BSA दक्षता और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का दावा करते हैं। कार्यान्वयन के 1 वर्ष बाद इन कानूनों की सफलताओं और चुनौतियों का विशेष रूप से क्रियान्वयन की बाधाओं और नागरिक अधिकारों पर संभावित प्रभाव के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण करें। Critically analyze the successes and challenges of BNS, BNSS and BSA after 1 year of implementation, with special emphasis on balancing efficiency and civil liberties, considering implementation hurdles and potential impact on citizens' rights. ठीक है। दूसरा सवाल GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। भारत की हालिया राजनयिक गतिविधियां जैसे प्रधानमंत्री की अफ्रीका यात्रा और सेना प्रमुख की भूटान यात्रा ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में खुद को स्थापित करने और साथ ही अपने रणनीतिक व आर्थिक हितों को मजबूती से सुरक्षित करने की दोहरी रणनीति को दर्शाती हैं। इस कथन पर चर्चा करें। तीसरा सवाल GS पेपर 3 इकोनॉमी से।
यद्यपि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने राजस्व संग्रह और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति की है, कई संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और संघीय चुनौतियां बनी हुई हैं। जीएसटी 2.0 को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए आवश्यक प्रमुख लंबित सुधारों पर चर्चा करें। चौथा सवाल। चौथा सवाल जीएस पेपर 3 एस&टी इकोनॉमी से। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोलने के प्रस्तावित कानूनी सुधार देश की ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों, आर्थिक विकास आकांक्षाओं और विदेश नीति के उद्देश्यों के महत्वपूर्ण अभिसरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। विस्तार से बताएं। और पांचवा? बहुत अच्छे सवाल हैं। ये एस्पिरेंट्स को सोचने पर मजबूर करेंगे और उनकी एनालिटिकल स्किल्स को बेहतर बनाएंगे। हाँ, उद्देश्य यही है। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा 30 जून 2025 के करंट अफेयर्स पर। देखिए, इन सभी जानकारियों को, इन सभी डॉट्स को आपस में जोड़कर देखना ही यूपीएससी की तैयारी का सार है। इट्स अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। बिल्कुल, ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों को समझना है, उनके निहितार्थों को समझना है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पहचानना है। रास्ता लंबा है, सिलेबस विशाल है, चुनौतियां आएंगी। हाँ, पर हिम्मत नहीं हारनी है। जैसा कि थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, बिलीव यू कैन एंड यूर हाफवे देयर। खुद पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें। कंसिस्टेंसी इज द की। इस विश्लेषण को, इस चर्चा को दोबारा सुनने से आपकी समझ और पक्की होगी। कोशिश करें कि आप इन मुद्दों पर खुद भी सोचें, अपने नोट्स बनाएं। ये न केवल यूपीएससी में बल्कि जीवन में भी आपकी सोच को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जी हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए विश्लेषणों की जानकारी मिलती रहे। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम वाकई में बहुत पसंद आता है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इससे हमें ये चैनल लंबे समय तक चलाने में, इसे सस्टेनेबल बनाने में मदद मिलेगी। आपका हर सहयोग हमारे लिए मायने रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए सुन लो यूपीएससी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।